नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या है। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं पहले चैप्टर के, वो आप जरूर देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो देखिए दोस्तों, हम हैं पेज नंबर 3 पे आपके टेक्स्ट बुक पे। तो यहाँ पे इवोल्यूशन को एक ब्रीफली उन्होंने बताया है कि व्हाट इज एन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो एक जो स्लो चेंज होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में और अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो इट इज बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आज हम जो ऐसे है इट इज बिकॉज ऑफ दैट बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इसको ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। और ये जो चेंजेस है ये बहुत ही स्लो होते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी स्टार्स और प्लैनेट्स का जो भी फॉर्मेशन हुआ बिग बैंग के बाद, तो वो भी हमें इवोल्यूशन में गृहित लेना चाहिए, या फिर वी हैव टू इंक्लूड दैट आल्सो इन द इवोल्यूशन। उसके बाद ये जो 3 लाइन्स है ये भी एक इवोल्यूशन के डिफिनेशन है। थोड़ा सा एक थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। उन्होंने क्या कहा है कि जो भी न्यू स्पीसीज बनते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द जनरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बने तो वो ये जो जनरेशन है 1000 जनरेशन 2000 जनरेशन, इसके बाद जो नेचुरल सिलेक्शन से रिस्पॉन्स में जो बने, दैट इज ऑल्सो नोन एज इवोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो शब्द है नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम अभी मैं नहीं बताता, बाद में जब डार्विन्स थ्योरी आएगी तब मैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको बता दूंगा। सिर्फ यहाँ पे आपको शॉर्ट में यही रखना है कि इवोल्यूशन एक बहुत ही बिलियंस ऑफ ईयर्स का पीरियड में हुआ है, आज भी हो रहा है, और जनरेशंस टू जनरेशंस में ये चेंज होता है और नए ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ये पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है कि 3.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लाइफ वाज नॉन एग्जिस्टेंस, लाइफ नहीं थी, उसके बाद लाइफ फिर आना शुरू हुआ। तो जो पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे ना वो एक सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए थे। अब यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक शब्द का यूज किया है। ऑर्गेनिक मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जिनमें नहीं होते उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिजम्स बने जो सिंपल थे वो एक सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने। बाद के जो ऑर्गेनिजम्स बने उन्होंने उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आए थे। उनमें प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बाद में जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनते गए। फिर उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल थे तो वो एक मिक्सचर था, या फिर मिक्सचर हो सकता है जहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एक साथ मिलके एक प्रिमिटिव सेल बना हो सकता है। तो ये उन्होंने यहाँ पे इस स्टार्टिंग के सेकेंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग के लाइंस में ये उन्होंने बताया है। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। तो जो सराउंडिंग के जो केमिकल्स थे उसी हिसाब से वो सेल्स की तादाद जो है नंबर वो बढ़ती चली गई। और देयर मे हैव बीन सम डिफरेंसेस अमंग दो सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर से यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का वर्ड यूज हुआ है, डार्विन के वक्त में बता दूंगा। सम वुड हैव शोन ग्रोथ whereas some would have perished। perished मतलब एक्सटिंक्ट हो जाना या फिर मर जाना। तो फिर से ये जो 3-4 लाइंस है मैं उस टाइम पे आपको याद करा दूंगा कि व्हाट इज मीन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो पहले जो 2 पैराग्राफ्स है उन्होंने यही बताया है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के यहाँ पे 2 डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ये भी एक अच्छी छोटी सी डेफिनेशन है, ये एक अच्छी बड़ी डेफिनेशन है, थोड़ी सी हार्ड है लेकिन आप कर सकते हो। इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया कि कैसे सिंपल कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ऑर्गेनिजम्स बने, फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल से मिक्सचर के साथ साथ वो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल्स बने।
और जिनमें काबिलियत थी वो जिंदा रह गए, जिनमें नहीं थी वो मर गए। तो पहले 2 पैराग्राफ्स के बारे में यही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इवोल्यूशन के थोड़े मैंने पिक्चर्स डाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पहले कैसे थे, फिर बाद में अब हम ऐसे है। तो यहाँ से यहाँ आने तक इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ अराउंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। इन द सेम वे यहाँ से यहाँ तक। अब आप पूछेंगे ये तो फिश है या फिर एक्वाटिक एनिमल है, ये फिर लैंड एनिमल कैसे हो गया? तो इसके बारे में भी हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है वो हम देखेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक एक्वाटिक एनिमल है, उससे एक लैंड एनिमल आ गया, उसके बारे में भी हम बाद में बताता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बताया कि एट प्रेजेंट देयर आर करोड्स ऑफ स्पीसीज। अगर आप यहाँ वहां भी देखोगे ना तो आपको बहुत सारे स्पीसीज एनिमल्स की और प्लांट्स की दोनों की मिल जाएंगे। तो उन्होंने ये इस पैराग्राफ में यही बताया कि डाइवर्सिटी जो है ना अभी वो बहुत है, बहुत सारे स्पीसीज अब आ चुके हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, भले एनिमल्स में हो जाए या फिर प्लांट्स में हो जाए, दोनों में बहुत डाइवर्सिटी आ चुकी है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एनिमल्स में अमीबा और पैरामीशियम सबसे छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैरामीशियम है, सबसे छोटा है, ये व्हेल है, ये सबसे बड़ा है। तो ये इतनी डाइवर्सिटी अभी आज इसी टाइम में आ चुकी है। इन द सेम वे आप उन्होंने प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में भी कहा है। प्लांट्स में कहा है यूनिसेलुलर क्लोरेला से लेके ह्यूज बनियान ट्री तक। तो इसका भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में ये है क्लोरेला सबसे छोटा है, और ये जो है ये है बनियान ट्री जो सबसे बड़ा है। तो इतनी डाइवर्सिटी आज आ चुकी है हमारे पूरे अर्थ पे। तो स्टार्टिंग के जो लाइन्स है उन्होंने वही बताया कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जो यहाँ के जो लास्ट लाइन्स है उन्होंने क्या कहा है कि जो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो थ्योरी है वो पूरे साइंटिफिक फील्ड में वो एक्सेप्ट की गई है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब स्लो डेवलपमेंट, जो मैं कह रहा हूँ बिलियंस ऑफ ईयर से जो इवोल्यूशन है ना, तो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये थ्योरी सारे साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर ली है। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको पैरामोशियम, क्लोरेला, व्हेल और बनियान ट्री, पर्टिकुलरली क्लोरेला और पैरामोशियम के स्पेलिंग्स आपको देखने हैं, थोड़ा सा हार्ड है, और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, हम देखते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, पेज नंबर 4 पे। तो एविडेंस मतलब क्या है कि इनका जो एक कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज, वो सारे एक ही थे। अब ये हमें पता है, लेकिन उसके एविडेंस चाहिए, वो दिखाना चाहिए कि कैसे वो एक थे। तो ये जो है ये 6 एविडेंसेस है जो प्रूव करेंगे कि हमारे जो सारे स्पीसीज है इस पृथ्वी पे, सारे की जो पूर्वज थे या एंसेस्टर्स थे वो एक ही थे। तो उनमें से जो 6 नाम है वो है मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलेंटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। तो इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल के बारे में सीखेंगे। जो रिमेनिंग 4 है वो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसका मतलब क्या है कि अगर इन फोटोज में भी आप देखोगे तो एक डॉग है, टाइगर है, फॉक्स है। यहाँ पे आप देखो तो उनके जो आंखें हैं, आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ, ऑलमोस्ट पोजीशन जो है वो सेम ही है। भले वो स्पीसीज अलग हो, भले एक वाइल्ड लाइफ हो, एक डोमेस्टिक हो, लेकिन पोजीशन आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम ही है। ये तभी हो सकता है जब हमारे एंसेस्टर्स एक थे। तो इसका ये प्रूफ है कि ये एज दे आर सेम लुकिंग, ऑलमोस्ट सेम लुकिंग, दे हैव 4 legs, they have a tail, and their structure of their mouth is almost same, it means that they had one ancestor. So this is known as morphological evidences. इसके साथ साथ उन्होंने प्लांट्स का भी बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लांट्स का भी स्ट्रक्चर है लीव्स का, तो यहाँ पे 5 टाइप के लीव्स है।
ऑलमोस्ट सेम है। तो उनका जो वेनेशन कहते हैं, जो ये जो लाइंस है, आपको हुआ है वेनेशन के बारे में, तो ये जो लाइंस है वो भी आप देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, एक बीच में एक बड़ा सा है, फिर एक छोटे छोटे है, यहाँ पे देख सकते हैं सारों में वही है, सेम है। सिर्फ थोड़ा बहुत यहाँ साइज छोटा साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन अब स्ट्रक्चर आप देखोगे, उनकी पोजिशन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब प्लांट्स में भी इनके जो एंसेस्टर्स थे वो एक ही थे। इसके साथ साथ उन्होंने पेटियोल के बारे में बताया है। पेटियोल मतलब क्या होता है, देखिए ये जो लीफ है और स्टेम को, दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको पेटियोल कहता है। अब ये पेटियोल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लांट स्पीसीज में है ही, या फिर आप देख सकते हैं ये जो छोटी सी ये डंडी देख रहे हैं आप, इसको पेटियोल कहते हैं, जो एक लीफ को और जो स्टेम को कनेक्ट करता है। तो ऑलमोस्ट एवरी प्लांट में ये होता ही है, भले वो छोटा प्लांट हो भले वो बड़ा प्लांट हो, लेकिन वो आपको ये मिलेगा ही। फिर से ये एविडेंसेस वही है कि ये इनके जो सारे एंसेस्टर्स थे वो एक ही थे। तो प्लांट्स में वेनेशन, पेटियोल, ये आपको याद रखना है। एनिमल्स में ये जो नोज, आईज, ईयर्स का उनका जो पोजीशन है वो आपको याद रखना है। तो दिस इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो नेक्स्ट है दोस्तों एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो पहली चीज ये है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हमने। ह्यूमन हैंड है, फिर बैट है, फिर व्हेल का फ्लिपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको ऐसा कुछ सिमिलर नहीं दिखेगा, लेकिन जो बोन का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो जॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट इन एनिमल्स में सेम ही है। या फिर कैट का जो लेग होता है उसमें भी आपको वही मिलेगा, कि सिमिलर तो नहीं दिखते हमारे हैंड और इन सब के जो हैंड्स है, या फिर उनका जो यूज है। अब बैट्स में इसको फ्लाइंग के लिए है, व्हेल को इसको स्विम करने के लिए है, हमारा हैंड नॉर्मल जो काम होते हैं उसके लिए है। तो यूजेस जो है वो अलग है, लेकिन जो जॉइंट्स और जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब यही है कि इन सारों के जो एंसेस्टर्स थे वो एक ही थे। तो दिस इज नोन एज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो देखिए दोस्तों, आज हमने सीखा व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का जो पूरा पेज है वहां पे आप डेफिनेशन याद रखें। जो स्मॉल से लेकर जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनका नाम याद रखें। उसके बाद इवोल्यूशन के डेफिनेशन भी याद रखें। फिर हमने देखा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, वहां पे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जो रिमेनिंग 4 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।